नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है विशिष्ट व्यक्तित्व और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अहमदाबाद से थोड़ी देर में यहाँ पर जोड़ेंगे सुपरिचित पत्रकार, मीडिया कर्मी, लेखक, एंकर और फिल्म मेकर श्री सरस्वती चंद्र देवेंद्र आचार्य को। और थोड़ी देर में अब हम अपने आज के जो अतिथि है उनको अपने इस मंच के साथ इस विशिष्ट व्यक्तित्व कार्यक्रम में जोड़ देते हैं। अब इस बीच में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले मैं आज के अतिथि आचार्य जी को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार सरस्वती चंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ इस मंच पर जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और कई सारे हमारे मित्रों ने, आपके मित्रों ने और हमारे दर्शकों ने अग्रिम शुभकामनाएं भी भेजी है आज के इस हमारे टेलीकास्ट के लिए। उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके हमारी अस्मिता महिला बहुभाषी साहित्य मंच की नीलम कुलश्रेष्ठ जी जो संस्थापिका है, एवं निशा चंद्रा जी और नमिता सिंह जी, उमा सिंह जी। आपकी आवाज बंद हो गई सर थोड़ा सा। जी बहुत सारे लोग देखेंगे हमें आज। जी बताइए। इंटरव्यू हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है। खास करके मैं याद करता हूं, अहिंसा दिवस पर आप यहाँ गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में पधारे थे और आपकी किताब कश्मीर निर्गमन का हमारी लेखिका और ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर साधना भट्ट जी ने, जो खुद एक अच्छी कवियत्री, अनुवादक और लेखिका है, ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने अनुवाद किया था और उसका लोकार्पण हुआ था। उस सांझ को, उस संध्या को मैं याद कर रहा हूँ आपसे, और श्रीमती रैना जी से भी भेंट हुई थी। बहुत सुखद अनुभव रहा था, आपसे कई संस्मरण भी जाने थे, कश्मीर के निर्गमन की व्यथा और कथा भी जो आपकी कलम से लिखी गई है वो जानने और आपके मुंह से सुनने का भी अवसर मिला था। तो ये हम लोग कई बार याद करते हैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। आप अहमदाबाद से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व है अगर देखा जाए। लेकिन मैं इस बीच में सबसे पहले आचार्य जी अपने कुछ मित्रों का नाम यहाँ लेना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़ गए। सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वे जुड़ गए हैं। जी, सरोजनी कौशिक जी जुड़ गई। वरिष्ठ साहित्यकार निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से ही जुड़ गई, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अनदा पाटनी जी आप जुड़ गई हैं अमेरिका से, क्या बात है। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू में आप दो शब्द और कहना चाहेंगे? जी जरूर। पूरे आपने विश्व को एक ग्राम बना दिया है। कोई गुजरात से जुड़ता है, कोई दिल्ली से जुड़ता है, कोई अन्य स्थलों से जुड़ता है और समंदर पार से भी लोग जुड़ते हैं। हालांकि वहां सुबह हो रही होगी, मुझे लगता है ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट कहीं से भी जुड़े हैं। तो आपका जो मंच है, मुझे तो आपको शुभकामना देनी चाहिए कि आप एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि विभिन्न रचनाकारों को जो विभिन्न प्रदेशों से है, अलग अलग उम्र के हैं, उन सबको आप जैसे एक गुलदस्ता होता है इस तरह से आपके मंच पर पिरोते हैं और सबको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, अपनी रचनाओं को साझा करने का अवसर भी मिलता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मेरा परिवार तो यही है जो मेरे साथ जुड़ते हैं और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि इतना समय निकाल कर वे मेरे इस मंच के साथ जुड़ते हैं और मैं कोशिश करता हूं हर बार ऐसे व्यक्तित्व को उनके समक्ष लाऊं जिनकी अलग विशेषताएं होती हैं। आज आप ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले और मित्र हमारे साथ जुड़ गए। नीलम प्रभा जी आप हमारे साथ जुड़ गई, आप भी सुपरिचित साहित्यकार हैं, कवियत्री हैं। और रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे, वे भी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। मैं सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं।
आपके बारे में मैं थोड़ा बहुत ये बताना चाहूंगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा है आचार्य जी, आप जी हेलो गुजरात के आप संस्थापक हैं। ये हेलो गुजरात क्या है, ये हम आपसे ही जानेंगे। कई मित्र जी जानते जी हैं, लेकिन जो मित्र आपके व्यक्तित्व से इतना परिचित नहीं है, उनके लिए जी जानना बहुत जरूरी है। जी और आपने विदेश यात्राएं कई की हैं, उनके जी बारे में भी हम जानना चाहेंगे। साथ में जी आप पत्रकार भी हैं, मीडिया कर्मी तो हैं ही। आप एक बहुत अच्छे टीवी चैनल अहमदाबाद से चलाते हैं, जो पूरे गुजरात में देखा जाता है। और आप एंकर हैं, तो एंकरिंग जो करते हैं, क्या किस रूप में क्या काम है आपका, उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। और साथ में आपकी एक और ये विशेषता है सरस्वती चंद्र जी, आप फिल्म मेकर भी हैं। आप जी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, और किस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज आप उनका निर्माण करते हैं, क्या क्या विषय अभी तक आपने लिए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच में कामेश्वर खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे मित्र जुड़ गए हमारे साथ। मैं चाहता हूं और मित्र जुड़े, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के साथ हमारा इसके साथ हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। और उमाशंकर यादव जी भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। प्रणाम वे यादव हमारे जी। अनुज जैसे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जसपाल भांगा जी, वे आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा परिवार पूरा मेरे साथ है आज। और उस परिवार के जो विशेष अतिथि है, वे हैं सरस्वती चंद्र आचार्य जी अहमदाबाद से, जिनका बहुमुखी व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले आपके जो अलग अलग आयाम है आपके व्यक्तित्व के, आपने कोई पक्ष छोड़ा नहीं है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि मूल पैदाइश कहाँ की है आपके, और आप का जो बचपन है, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, कहाँ पर हुई है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए जी जी हमारे जी मित्रों को। आपने बहुत विस्तृत परिचय दिया, मैं खुश हो गया, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म सौराष्ट्र में हुआ, मेरे ननिहाल में जामजोधपुर गांव है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हुआ। बहुत अच्छे से मेरा लालन पालन हुआ। मेरे मामा मौसी और हरा सब भरा हुआ हमारा घर था, बहुत यानी प्यार दुलार से प्रकृति के बीच हुआ। तो मुझे इसीलिए प्रकृति से जुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में गाय थी, बकरियां थी, मेरे क्या बात है। खुला खुला आंगन था। हम गोबर से उसको लिपा करते थे। तो मेरी नानी जी, तो मेरी जब मैं पैदा हुआ और चलने लगा, तो सबसे पहली मेरी जो दोस्त थी, वो बकरी की दो छोटी छोटी बकरियां थी, जो अच्छा। करीब करीब मेरी उम्र की थी। तो प्रकृति के साथ तभी से नाता जुड़ा रहा। फिर मैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का भी मेंबर हुआ। मेरे फादर लिटरेचर और फिलोसफी के प्राध्यापक रह चुके हैं। तो फिर उनके जॉब के अनुसार मेरा केशव जूनागढ़ में भी रहना हुआ। वहां 10वीं तक मेरी शिक्षा हुई, और 11वीं कक्षा से मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। कॉलेज का अभ्यास मैंने यहाँ से किया। BSc किया मैंने 1995 में कंप्लीट किया फिजिक्स से। और फिर LLB शुरू किया। और इसी बीच मैंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, तब थे, निजी चैनल्स तो थी नहीं, तो रेडियो की विभिन्न पैनलों पर काम किया। यूथ प्रोग्राम का एंकरिंग किया, युवाणी, यहाँ ऑल इंडिया रेडियो अहमदाबाद का लोकप्रिय था, उसमें किया। वैसे तो जब मैं 6 साल का था, तब पहली बार मैंने बच्चों के प्रोग्राम में आकाशवाणी केंद्र राजकोट में भी काम किया था। रविवार को एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, उसमें मैंने प्रस्तुति की थी। लेकिन जो प्रोफेशनली का है, तो 1996 से शुरुआत हुई। और फिर सभी पैनल पे, ड्रामा की पैनल पे मैं आया, ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर की पैनल पे आया, यूथ प्रोग्राम एंकर था, अनाउंसर बना, अनाउंसिंग किया। और उसी के बाद मैं दूरदर्शन की पैनल पर भी सिलेक्ट हुआ, न्यूज रीडर और एंकर के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दूरदर्शन के साथ अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ मैं लो करता था। तो खास करके कानूनी अवेयरनेस के प्रोग्राम का एंकरिंग मैंने किया। फिर ये सब चल रहा था। कॉलम्स कई जगह मैंने शुरू किए, नेटवर्क मैगजीन है, साधना मैगजीन है, इन्फो वर्ल्ड है, IT का मैगजीन।
मिशन पीस है हिंदी का, इन सब में कॉलम राइटिंग भी चल रहा था। फिर फुल टाइम जॉब मेरी 1998 के आसपास इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में शुरू हुई। फाइनेंशियल क्या बात है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था, तो उसमें मैं रिपोर्टर कम सब एडिटर रहा अहमदाबाद में। उसके बाद मैं बीच बीच में जब मौका मिलता था तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन स्क्रिप्ट, ईएमआरसी है, इसरो का डेकू है, उन सब के साथ जो भी है प्राइवेट कुछ है, तो वो सब अपने शौक से चलता रहता था काम। फिर मुंबई जाना हुआ 2 साल बाद, 2000 के आसपास, और वहाँ लीडिंग गुजराती मैगजीन था अभियान, उसका मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था, कई कवर स्टोरीज की। और उसके बाद फिर उसी ग्रुप अपना विस्तार कर रहा था, तो कई अखबार उसमें जुड़ रहे थे, तो वापस मुझे यहाँ अहमदाबाद गांधीनगर बुलाया गया, और 2004 तक मैंने पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में गांधीनगर और अहमदाबाद से काम किया, संभाव अखबार समूह के लिए। और ऐसा कहे कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने तब से लेके जब पीएम बने, उसका पूरा टेन्योर भी मैंने कवर किया है। बीच में वो गए थे 2014 में पीएम बनने के बाद यूएसए, तो उनके दौरे का भी कवरेज किया है। 2004 से हमने हमारी खुद की कंटेंट प्रोवाइडिंग एजेंसी शुरू की। 2004 तक मैंने जॉब की। हम लोग विभिन्न चैनल और प्रोडक्शन हाउसेस को न्यूज देते थे पूरे गुजरात में। हमने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एक नेटवर्क बनाया, और तब जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट चैनल्स भी उभर रहे थे, तो हमने रोजाना प्रोग्राम जो डीडी न्यूज पे आता था, अनुराधा प्रसाद जी और राजीव शुक्ला जी का, उनको जी जी। कंटेंट दिया। ब्यूरो था गुजरात का, उनका भी चैनल है न्यूज 24 करके। फिर आंखों देखी और नेपाल वन था प्रोग्राम और चैनल, नलिनी सिंह जी का, उनको कंटेंट दिया। डीडी के समाचार और डीडी न्यूज के प्रोग्राम्स के लिए भी एज अ स्ट्रिंगर हमने न्यूज कवरेज किया, कंटेंट दिया। और कई सारे क्राइम शोज के लिए भी मैंने काम किया, जैसे सनसनी है, स्टार का तब चलता था, बेबी पे है, रेड अलर्ट है, रंगे हाथ है डीडी न्यूज का, और सिटी क्राइम है दूरदर्शन का। तो 24/7 दिन रात वो सब काम चलता रहता था। और उस वक्त तो आप जानते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी या वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कुछ था नहीं, तो हम दूर दराज से, कहीं कच्छ से या भावनगर से कोई हमारा रिपोर्टर शूट करता है स्टोरी, तो वो सीधा आएगा या किसी के थ्रू बाय रोड, बस में या कैसे भी हमें अहमदाबाद स्टोरी भेजेगा कैसेट में। हम उनको बाय एयर दिल्ली या मुंबई भेजेंगे। फिर थोड़ा उसमें बदलाव आया, रिलायंस वेब वर्ल्ड आए, तो हम वहाँ वेब वर्ल्ड में जाके उसको स्टूडियो में फीड कराते थे, और इस तरह से काम चलता था। लाइव वाला तो बहुत कम होता था, हालांकि आजकल तो सब लाइव ही हो गया है। 2008 में मेरा पहली बार अमेरिका जाना हुआ। हमारे सभी नहीं, दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उसके बारे में हम जी बात करेंगे, लेकिन देखिए इस बीच में अरुण कुमार पासवान जी जुड़ गए। बहुत अच्छे कवि हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। और साथ में नमस्कार अरुण कुमार जी। हमारे जी 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 नीलम कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़ गई हैं अहमदाबाद नमस्ते। से। अभी पिछले दिनों वो हमारे साथ एक पुरस्कार कार्यक्रम में उपस्थित थी, शामिल थी, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। इस तरह से विकेश निझावन जी बहुत अच्छे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, वे भी अच्छा। जुड़ गए हैं। मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो डिफरेंट लेयर्स पे आपने अलग अलग लेयर्स पे काम किया है, तो इसके पीछे अनुभव भी तो है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरह से इतना इतना ये जो बहुआयामी काम है इसको आपने प्रारंभ किया है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है, या तो कोई पत्रकार बनता है तो पत्रकारिता में ही वो आगे अपना जीवन, लेकिन आपने जो ये मल्टी डायमेंशनल ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें पत्रकारिता भी है, जिसमें मीडिया कर्मी भी है, जिसमें आप पुस्तक भी लिखे, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये शक्ति, ये प्रेरणा, ये सामर्थ्य कैसे जुटाया आपने? जी जी जी। मुझे लगता है कि मेरी वीकनेस कहे या मेरी स्ट्रेंथ कहे, वो सब इसके लिए रिक्वायरमेंट थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लिखना भी मुझे अच्छा लगता था। जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरी स्कूल के लिए मैं रोज
टॉप 10 समाचार अखबारों में से निकाल के हमारी असेंबली प्रेयर होती थी, उसके बाद सबको सुनाता था। मैं स्टूडेंट लीडर अपॉइंट किया गया था, तो लिटरेरी एक्टिविटीज में बचपन से करता रहा हूँ। परिवार का माहौल भी ऐसा रहा है, मेरे माता पिता मामा सबकी ऐसी प्रेरणा थी। हमारा घर ही एक छोटी लाइब्रेरी जैसा था, तो वेकेशन में मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं थी। जो भी किताबें हाथ में आती थी वो सब मैं पढ़ने लगता था, चर्चा करता था, फ्री टाइम में लाइब्रेरीज में जाता था। तो ये रुचि पहले से ही मुझे लगता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रही होगी कि ये जो काम है उसमें आनंद भी आता है, और अगर इसी काम को पेशा बना लिया जाए तो फिर क्या कहना। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे मौका भी ऐसा ही मिल गया कि मैं इसमें प्रोफेशनली भी जुड़ सकूं। और जैसा कि आपने बताया कि ये सब प्लेटफॉर्म एक साथ किए हैं, तो सभी चीजें करना अच्छा है, सभी चीजें करना में मजा आता है। और जब आप एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप या एक प्रोफेशनल के रूप में करते हैं, कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ करना भी चाहिए और कभी कभी करना भी पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। या तो एक आप करो तो 100% उसको देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप सब कुछ कर सकते हैं तो आप उसका क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं, आप उसमें से कुछ नया निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी मीडियम की आप जानते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस है। तो हम लोग बुक्स को भी ऑनलाइन माध्यम से, टीवी माध्यम से प्रमोट करते हैं, इसी प्रकार से साहित्य को न्यू मीडिया से, न्यू मीडिया के बारे में लिटरेचर, वो सब हम क्रॉस प्रमोशन की कोशिशें भी करते रहते हैं, प्रयोग करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, आपके पिताश्री तो इतने बड़े साहित्यकार थे और उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, तो उनसे कितना आपको स्ट्रेंथ मिली, उनसे कितनी प्रेरणा मिली आपको? अब जैसा कि कहा जाता है कि बच्चा जो है वो सुन के नहीं सीखता है। हम उसको कहेंगे मोबाइल रख दे, ये कर वो कर, वो ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन वो देख कर सीखता है। तो हम जिनको देखते हैं उनसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रास्प करते रहते हैं, और वो हमारे परिवारजन भी होते हैं, हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, या वो लोग भी होते हैं जो हमारे आदर्श होते हैं। तो पिताजी को मैंने काम करते हुए देखा है। कभी कभी वो मुझे लेक्चर में भी ले जाते थे, वो एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो मैं कहीं साइड में बैठ के देखता था कि किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं। वो पब्लिक सर्विसेज एग्जाम के एग्जामिनर भी रह चुके हैं, किस तरह से उन्होंने ऑनेस्ट लाइफ जी है। वो होमगार्ड और एनसीसी कमांडर थे, उनके तैयार किए हुए छात्र आज गवर्नमेंट में, पुलिस में, आर्मी में, बिजनेस में, हर एक जगह टॉप पर है। तो मैं काफी कुछ सीखता था उनसे और कोशिश करता था कि मैं उनके जैसा बनूं, मैं एक अच्छा इंसान भी बनूं, और जीवन में मूल्य आधारित मेरा जीवन हो। ये मैंने उनसे सबसे ज्यादा सीखा। तो और कोई आपका प्रेरणा का स्रोत रहा आपके इस कार्य में, जो एज ए, ये तो घर में आपके पिताश्री थे जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया। देखिए, उनका काम ये था कि आपको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देना, जी उस मंच पर जी खड़ा होना और उसमें अपनी प्रतिभा का फिर विस्तार करना, वो तो आपके हाथ में था। और ईश्वर की कृपा से तो वो तो उसमें आप सफल हो गए। तो और भी मैं कोई लकी ऐसा? हूँ, मैं जी सदनसीब हूँ कि मुझे पहले से अभी तक बहुत अच्छे लोग, बहुत कोऑपरेटिव लोग और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले लोग मिले हैं। स्कूल में, कॉलेज में, हाई स्कूल में मुझे दोस्त भी ऐसे मिले हैं, सहपाठी ऐसे मिले हैं। मेरे जो शिक्षक थे वो हमेशा हमें ऊंचा निशान ही दिखाते थे, कि प्रेरणादायी बात करते थे, और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन की तो कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है। तो लाइफ में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है, उससे कैसे काम निकालना है, उसके बारे में सीख देते थे। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जो दिल्ली में 26 जनवरी को परेड होती है उसमें भी मैं चुना गया था, और उसकी काफी टफ ट्रेनिंग होती है। मैंने रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 1994 में भी मार्च किया है एज ए नेवल कैडेट, और सी सर्टिफिकेट भी पास किया है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग ने भी मुझे काफी कुछ सिखाया है और एक मजबूत इंसान बनाया है। इतना ही नहीं, जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए मेरे काम में, मेरे टीम मेंबर के रूप में और मेरे रिश्तेदार के रूप में, उन सब से भी मुझे सीखने को मिले और काफी सपोर्ट भी मिला है। क्योंकि कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, कुछ व्यापक बड़ा करना चाहते हैं, तो अकेले नहीं कर सकते, कोई संगठन चाहिए, प्रेरणा चाहिए,
समर्थन चाहिए। समर्थन पैसे से भी हो सकता है, समर्थन समय से भी हो सकता है, समर्थन है वो मुश्किल दिनों में काम में आकर भी हो सकता है। और मेरा पूरा परिवार भी बहुत सपोर्टिव है। मेरी वाइफ भी मेरे भी फील्ड से काम करती है और मुझे गाइड भी करती है और जरूरत पड़े तब आलोचना भी करती है। और मेरी दोनों बेटियां हैं, वो भी मीडिया का स्टडीज कर रही है और एज अ टीम भी हम काम करते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जैसे हमारा परिवार नहीं, तब हम ऑफिस के रूप में काम करते हैं। तो ये और अभी भी कोविड के बाद मेरा ऑफिस कम रेसिडेंस ही है, 3 मंजिल का मेरा रो हाउस है। तो ज्यादातर तो हमारा अभी घर से काम चलता है और बहुत प्रोफेशनली और पीसफुली हम काम करते हैं। वी एंजॉय द वर्क, मजा आता है। ने बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आपके दूसरे पक्ष पर बात करना चाहेंगे। आप तो मीडिया कर्मी तो है ही, साथ में आप लिखने में भी शौक रखते हैं, रुचि रखते हैं। और मुझे अपने मित्रों को बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है, आपकी एक पुस्तक है हेलो गुजरात। पहले इसका बैकग्राउंड बताइए और ये दिखाइए आप हमें। ये प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, इसके बारे में बताइए। और कंटेंट क्या है इसमें, क्या आपने इस पुस्तक में क्या सामग्री दी है हमें? जी, मेरा पहले से ये झुकाव रहा है कि साहित्य है, मीडिया है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उनका समाज के उपयोग के लिए, समाज सेवा के लिए और अच्छे कार्यों के लिए हम उपयोग करें, काम करें, तो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। इसकी शुरुआत हुई 2010-11 में, जब गुजरात राज्य की स्थापना का 50 वर्ष पूरा हो रहा था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्वर्णिम गुजरात वर्ष के रूप में घोषित किया और वांचे गुजरात यानी पढ़े गुजरात ऐसा एक कार्यक्रम किया। वो नए नए प्रोग्राम लाते रहते थे, तो बहुत सारे पढ़ने लिखने के, रीडिंग के प्रोग्राम हुए। बुक फेयर उन्होंने शुरू करवाया, अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर हर साल होता है। तो मैंने सोचा कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरी पत्रकार के रूप में कैरियर में यहाँ और विदेशों में मैंने कई सारे अच्छे लोगों से, कई महानुभावों से, बिजनेस पर्सनालिटीज से मेरा मिलना हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं, जिन लोगों को मैं मिला हूं उनकी बातें, उनकी भेंटवार्ता साक्षात्कार के रूप में मैं लिखूं, कि जो समाज को कुछ उपयोगी हो सके और साथ में उनकी कांटेक्ट डिटेल भी दूं, कि कोई कभी भी उससे जुड़ना चाहता है तो ये एक अच्छा काम हो सके। तो मैंने ये पहला संस्करण हेलो गुजरात का 2011 में तैयार किया, मैं अहमदाबाद में लॉन्च किया और मोदी जी को भी उनके घर पे जाके कॉपी दी और उन्होंने भी वहां गांधीनगर में अपने हाथों से उसका लोकार्पण किया और शुभकामनाएं दी। तो इसमें ऐसे कई लोग हैं, जैसे आपने नाम सुना है फील्ड मार्शल साम माणिकशॉ है, या ये अपने नासा एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स है। तो और पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले कई महानुभाव है, जिनसे मैं विभिन्न अखबार या चैनलों के लिए काम करते हुए मिला था। तो इसमें मैंने उनके संक्षिप्त साक्षात्कार प्रकाशित किए और ये पहला संस्करण अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि दूसरा भी अब निकाला जाए, तो उसमें कुछ परिवर्तन करके नए लोगों को जोड़कर मैंने दूसरी और तीसरी किताब भी हेलो गुजरात की एडिशन गुजराती में निकाली, हिंदी में भी निकाली है और इंग्लिश में भी निकाली है। तो इंग्लिश अमेज़न पे भी है और कुल मिलाकर ये मेरा प्रयास अच्छा रहा और हम हर 2-3 साल में एक संस्करण के साथ आते हैं। फिर उसी समय 2011 में मैंने न्यूज वेबसाइट का भी प्रारंभ किया, क्योंकि 2011 तक ये हेलो गुजरात है वो एक वीडियो न्यूज मैगजीन था जो दूरदर्शन पे आता था। हमने रीजनल दूरदर्शन पर टाइम स्लॉट खरीदा हुआ था, जिसमें हम समसामयिक घटनाओं का कवरेज करके इंटरव्यूज लेके उसको प्रसारित करते थे हेलो गुजरात के नाम से। फिर हमने देखा कि हाँ, उसमें पैसे देके स्लॉट खरीदना होता है, हमें स्पॉन्सरशिप लानी होती है, खर्चा भी उसमें प्रोडक्शन का बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपर उसमें बीटा में या पहले यूमेटिक था, उसमें फॉर्मेट में हमें सबमिट करना होता है डेडलाइन से पहले। और फिर हमने देखा कि भविष्य जो ऑनलाइन का है जमाना, तो हमने वेबसाइट शुरू की, वो प्रोग्राम बंद किया, उसके भी इंटरव्यू हमने वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे रख, यूट्यूब चैनल भी शुरू की और वेबसाइट भी शुरू की। तो हेलो गुजरात टीवी, youtube.com/hello gujarat tv हमारा यूट्यूब चैनल है और www
www.hellogujaratnews.com हमारा न्यूज वेबसाइट है, जिसमें हम लेखकों, कवियों, रचनाकारों को भी प्राधान्य देते हैं। तो इस तरह से हेलो गुजरात की शुरुआत हुई। फिर ये किताब पब्लिश करने के बाद कई मित्र मेरे पास आने लगे कि हमें भी कुछ पब्लिश करना है, हम भी लिखते हैं। तो मैंने उनको भी प्लेटफॉर्म देना शुरू किया, क्योंकि सबको बड़े पब्लिशर के पास जाना अफोर्ड नहीं होता है। वो लोग भी सबको चांस नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी भी लागत लगती है, उनको भी बड़े पैमाने पे काम करना होता है, तो बजट बढ़ जाता है। तो आप तो मैंने प्रकाशक भी बन गए। तो आप प्रकाशक बन मैं गए। प्रकाशक भी बन गया। हमारे खुद अच्छा के सुनिए, तो आचार्य जी, नीलम कुलश्रेष्ठ ने अपने कमेंट में लिखा है कि जी सरस्वती चंद्र जी ने हेलो गुजरात के लिए सन 2018 में उनका साक्षात्कार लिया था, वो भी उसमें है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा। वो एक यादगार साक्षात्कार रहा था, क्योंकि नीलम जी ने बहुत काम किया है कई चीजों में। वो पहली पत्रकार और साहित्यकार रही है, तो उनका साक्षात्कार लेना भी हमारे लिए एक सुखद क्षण था, और काफी सारी बातें हुई थी। इसलिए वो और कह रही ऐसे कि कई ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अच्छा, आपकी एक और प्रतिभा का पता चला, निशा चंद्रा जी ने सूचना दी है कि आपकी पिता पर लिखी हुई एक कविता बहुत अच्छी है, तो क्या है वो? हाँ, वो है, क्योंकि परिवार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है परिवार का पुरुष या परिवार का बेटा। वो है, बेटा तो बेटा होता है, जल्दी बड़ा हो जाता है और जिम्मेवारियां उठाता है, अपनों की खुशियों के खातिर जिंदगी दांव पर लगाता है, न रोता है न रोने देता है, बेटा तो बेटा होता है, सरहद से जब चीख उठे तो अपना फर्ज निभाता है, अपना मातृभूमि का कर्ज चुका के तिरंगे में लिपट कर आता है, क्या बात है। माँ के दूध माँ के दूध, राखी का बंधन और चुटकी सिंदूर की कीमत जीवन भर निभाता है, कुछ भी कहो दुनिया वालों, बेटा तो बेटा होता है। क्या बात तो है, ये क्या बात मेरी है। रचना थी। और अभी मैं और भी कुछ लिखने का सोच रहा हूँ, तो शायद अगले साक्षात्कार में कभी हम वो भी साझा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी। जी 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 इतना जी, ही मजा बताइए। मुझे दूसरों की किताबें पब्लिश करने में भी आता है। तो अभी तो मेरे लिए मेरी किताब, यानी मैंने पब्लिश की हुई सारी किताब ऐसा हो गया है, हम उसके बारे में भी बाद में जानेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको सब। तो प्रकाशक के रूप में आपने अच्छा काम किया है, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे मित्र लोग, लेखक आपके पास आ गए, क्योंकि आज के ज़माने में पुस्तक का प्रकाशन भी बहुत जोखिम भरा काम है, जी प्रकाशक के लिए भी और लेखक के लिए भी। उस दिशा जी में आपने कई पुस्तकें प्रकाशित की होंगी। हाँ, अभी तो हमने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की है, और उसमें सभी जॉनर की है, सभी भाषाओं की है। और किसी को कितनी भी किताब चाहिए, 2 डिजिट में चाहिए या 3 डिजिट में चाहिए, हम उनके लिए पब्लिश कर सकते हैं। उनको बुक लोकार्पण करना है तो उनके लिए भी हम प्रावधान कर देते हैं। और कहीं अच्छे प्रोग्राम्स में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करनी है, तो उसके लिए भी हम सहायता करते हैं। अभी अभी हमने, पहले से ही हम बुक फेयर है, लिटरेचर फेस्टिवल है और अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां है, उसमें हम पार्टनर होते रहे। हेलो गुजरात के माध्यम से हम उनका कवरेज भी करते हैं, तो हमारी किताबें वहां भी प्रमोट होती रहती है। और अभी हमने एक इनिशिएटिव पिछले साल से लिया है कि कोई भी अच्छा साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ भी होता हो, तो वहां भी हम हेलो गुजरात के द्वारा बुक स्टोर रखते हैं। तो क्या बात है। बुक लेके लोगों तक जाते हैं, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है। ऑनलाइन माध्यम भी एक सशक्त हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी हम रखते हैं, वहां से भी बुक लोग लेते हैं, वो एक अलग ऑडियंस है। लेकिन जो वॉक इन करके आते थे बुक स्टोर्स में, वो कम हो गया है। तो क्यों ना बुक लेके उन तक पहुंचा जाए, जहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हो, वहां हम बुक स्टोर लगाते हैं। हमारी टीम है, जाती है, कई लोग देखते, स्टूडेंट्स बुक देखते हैं, किसी को पसंद आती है तो वो खरीदते भी है, ऑर्डर देते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव हमने पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाने का भी शुरू किया है। और वो हमारा लगातार एवरी वीक कोई ना कोई इवेंट चलती रहती है कि जिसमें हम बुक डिस्प्ले करते हैं।
बुक के बारे में अगर पॉसिबल हो तो बात भी करते हैं, अदरवाइज वहाँ हमारा बुक स्टोर रहता है, जो भी इनवाइटीज है, गेस्ट है, वो सब उसको देख सकते हैं। और ऐसे तो हम टाइप्स की व्यवस्था भी करते हैं। अभी तक किस किस तरह से, केवल लिटरेचर में, या अलग अलग इतिहास है, या और कोई वो है उसमें आपने पुस्तकें प्रकाशित की हैं? हाँ, हमने विभिन्न विधाओं में की है। जैसे अभी पिछले साल हमने मन करके गुजराती में किताब की थी। ये मिस्टर हरीश दवे है लेखक इसके। ये पहला इनका प्रयास अच्छा रहा, तो ये दूसरा संस्करण है। क्या पहला बात है। मन के ऊपर, हाँ, वेस्टर्न थियोरीज क्या कहती है साइकोलॉजी की, और भारतीय उपनिषद क्या कहते हैं मन के ऊपर, उसका कंपैरिजन था। ये किताब का नाम है मन अने तेना गूढ़ रहस्यो, यानी मन और इसके गूढ़ रहस्य। इसमें रिसर्च चीज की बात है कि वेस्टर्न, कार्ल जुंग और अन्य, सिगमंड फ्रॉइड, वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है मन के, उनका क्या कहना है, और हमारा भारत का मान्यता और रिसर्च मन के ऊपर है, वो क्या कहता है, उनका तुलनात्मक अभ्यास है। तो ये पढ़ने के लिए और अच्छा रहेगा। और इनका प्रयास ये है कि सिलेबस में हमारी चीज आनी चाहिए, क्योंकि क्या बात है। अभी साइकोलॉजी के सिलेबस में इंडिया में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर ही ज्यादा महत्व दिया गया है, जहां साइकोलॉजी का मतलब बिहेवियर साइंस होता है, लेकिन साइक यानी आत्मा। तो ये इनका कहना है कि मन और आत्मा का साइंस है। और जितनी हमारी परंपरा में रिसर्च हुआ है सनातन की, उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इसके ऊपर ये किताब है। और हमने प्रकाशित की है हिंदी और इंग्लिश में शिवरेज, और हिंदी में जो है शिव किरण है। ये क्या मुंबई बात स्थित है। लेखिका है। शिव नेहा राजयोगा ट्रेनर क्या है, बात है। नेहा क्या बात देसाई। है। और जी ब्रह्मा जी। कुमारी भी है। उनकी पॉजिटिव थॉट्स की कलर में किताब है। तो ये क्या बात वैसे है। एक आपको फ्लायर्स जैसे भी मिलेंगे, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चैलेंजेस आती है, कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं, उन सब के उपाय भी है। और अच्छे कोई भी समझ सके ऐसे प्रेरक किस्से के रूप में इसमें गाइडेंस दिया गया है। तो इस और प्रकार आपने पुस्तक के अलग अलग विधाओं में अलग अलग विषयों पर जी प्रकाशित की है, लेकिन आपकी जी एक और बहुत अच्छी विशेषता ये है, जिसमें आप बहुत सक्षम भी आपने बनाया है अपने आप को, वो है आप एक हेलो गुजरात चैनल चलाते हैं। तो जी क्या मतलब, क्या है इसका मूल, क्या है, और किस तरह के कार्यक्रम आप, और इसका रेंज क्या है, कितना आपने इसका रेंज रखा है जी हेलो जी जी। गुजरात का? नहीं, मुझे खुशी होगी हेलो गुजरात के बारे में बताते हुए। इसका रेंज ग्लोबल है। मेरे कनाडा में भी कॉरेस्पॉन्डेंट है स्वाति शरण, मेरा मनवीर पंड्या जो यूके में है। भारत में तो है ही, श्रुति है दिल्ली में, मुंबई में है। और यूएस में है, ईस्ट कोस्ट पर है हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी और हरिवदन भट्ट जी। तो सभी जगहों से हमें न्यूज कंटेंट इंटरव्यूज मिलते हैं, और इसमें हमें कोई लिमिट ही नहीं रखी है। सभी बीट्स के न्यूज हम कवर करते हैं। ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन कोई कवर नहीं करता, हम उनको बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल, कुछ भी करके आपका पिक्चर, वीडियो, प्रेस रिलीज आप भेज सकते हैं। और साहित्य, कला, संगीत के कार्यक्रमों को भी हम उचित इसमें कवरेज देते हैं। तो और ये मल्टीलिंगुअल है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती का कोई बात नहीं है। इसमें किसी भी भाषा के समाचार आ सकते हैं हेलो गुजरात न्यूज .com पर। और अभी काफी रीच भी बढ़ रही है हमारी। और ऑनलाइन होने के कारण हम हर एक जगह पहुंच भी सकते हैं पूरी दुनिया में, मोबाइल से लेके लैपटॉप, या कहीं भी आप किसी भी माध्यम से, टैबलेट से आप हमें देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि कहा जाता है ना कि माना अंधेरा काफी घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। क्या तो बात है। क्या बात है। अच्छे बहुत लोग अच्छी एक बात। दूसरे जी जुड़ेंगे तो समाज का भला होगा, सबका भला होगा। तो इसके लिए हम हेलो गुजरात के द्वारा पिछले कुछ सालों से अवार्ड्स का भी आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम महिला दिवस पर भी अवार्ड्स देते हैं, हेलो गुजरात विमेन अवार्ड्स जो अभी संपन्न हुए थे, और जनरल हेलो गुजरात अवार्ड्स भी देते 15 अगस्त या 26 जनवरी पर। और ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं कि जो अपने काम के अलावा भी कुछ कर रहे हैं, समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं,
या अपने अपने क्षेत्र में काफी कुछ उन्होंने हासिल किया है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारा अवार्ड्स का भी चलता रहता है। और जैसे मैंने खुद अपना काम शुरू किया हेलो गुजरात का, तो न्यूज के साथ वही इक्विपमेंट से हम शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म्स भी बना सकते हैं। तो उसका काम भी हमने लेना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया। हमारा ज्यादातर प्रोडक्शन है वो अवेयरनेस के ऊपर रहा है कि क्या बात है। मीडिया एज अ मैसेज, मीडिया एज अ टूल फॉर बेटर वर्ल्ड, फॉर अ क्रिएटिव चेंज। तो मेरी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स किसी भी लैंग्वेज में हो, वो साइंस अवेयरनेस के ऊपर है, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है, सुपरस्टिशन रिमूवल के ऊपर है। करीब करीब सारे मुद्दों पर हमने प्रोडक्शन किया है। और विज्ञान के ऊपर मेरा जोर कई सालों से काफी कुछ रहा है। मैं जब पत्रकार था तब भी डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेके नोबेल लॉरियट्स तक का मैंने इंटरव्यू किया था। तो मुझे भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साइंस कम्युनिकेशन के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, 1 लाख रुपए का, और ट्रॉफी। और इसी तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लेखक के रूप में भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो कभी कभी जो हम अच्छा काम करते हैं उसकी सराहना भी होती है, और वो लोगों तक पहुंचता भी है, उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर मैंने वो तो देखा कि कई लोग हैं जो हमारी तरह कुछ अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। मीडिया तो एक हथियार है, उसका आप कैसे यूज करते हैं, उसके द्वारा आप नेगेटिव कंटेंट भी बना सकते हैं, उसके लिए एजेंडा के रूप में भी यूज कर सकते हैं, किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, फेक न्यूज फैला सकते हैं। और एक दूसरी साइड है कि आप उनका नॉलेज शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप जो अच्छी चीजों के बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि हमने काफी कुछ फिल्म के रूप में कंटेंट रेडी किया था और लोगों ने भी किया था। तो हमने ही सोचा कि भाई क्यों हम एक प्लेटफॉर्म शुरू ना करें कि जिसपे हम इसे लोगों को दिखा सके। ऑनलाइन तो आता है, लेकिन फिर हमने प्रोग्राम 6 साल पहले करना शुरू किया, करीब करीब एवरी ईयर हम लोग करते हैं, कि जिसमें समाज में कुछ चेंज लाने वाली, अच्छा संदेश देने वाली डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की जाए और उनके मेकर्स को सम्मानित किया जाए। तो उसकी क्या बात है। वेबसाइट अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल.com है। गुजराती नाम अहमदाबाद का अहमदाबाद है, AMDAVAD, तो हमने अहमदाबाद हम्म। फिल्म फेस्टिवल नाम रखा है, और वेबसाइट भी उसी नाम से है, अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल.com। तो और फिर फीचर्स फिल्म से भी हम जुड़े। पिछले दिनों GJ2NJ गुजरात से न्यू जर्सी नाम की फीचर फिल्म आई, उसमें भी हम मीडिया पार्टनर थे। हम फीचर फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में भी मीडिया पार्टनर बनते, उसमें मैंने मेरा ही रोल किया है। मैं ऑन ऑन स्क्रीन उसमें एंकर बना हूँ। और भी एक हॉलीवुड की फिल्म थी डॉक्टर बाय हार्ट, उसमें भी मैंने 2016 में कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल किया इंडिया से। वो बायोपिक थी एक बिलियनर डॉक्टर की, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो अभी ये भी एक सशक्त मीडिया है फिल्मों का, तो उसमें भी हम काम करने जा रहे हैं। और आपके तो सुझाव भी हम लेंगे, आप क्योंकि आप जो आप खुद एक बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्टर रहे हैं और मीडिया कर्मी रहे हैं। तो आपका जी जी। मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे सर, आपकी टिप्स भी नहीं नहीं, चाहिए होगी हमें। जरूर जरूर। लेकिन आप जो ये एंकरिंग करते हैं तो क्या अपने हेलो गुजरात से ही करते हैं या और कहीं आप इस प्रतिभा का उपयोग करते हैं? नहीं, मैं हर एक जगह करता हूँ। अभी परसों ही यहाँ एक प्रोग्राम था, बॉम्बे से हमारे कुछ मित्र आए थे जो जाने माने आर्टिस्ट है। तो एक स्टूडियो में हमने एंटरटेनमेंट और म्यूजिक का प्रोग्राम रखा था। तो उन लोगों की इच्छा थी कि मैं एंकरिंग करूँ, तो वो एंकरिंग मैंने किया था। फिर हमारे खुद के प्रोग्राम होते, उसमें भी कभी कभी मैं एंकरिंग करता हूँ, चाहे अवार्ड फंक्शन हो, चाहे बुक लॉन्च हो। और इसके अलावा मैंने कई सारे प्रोग्राम्स में किया, गवर्नमेंट के लिए भी किया है। यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड का प्रोग्राम था, तब तो मैं काफी छोटा था, मेरी 25 साल की उम्र थी। तो राज्यपाल आने वाले थे, सुंदर सिंह जी भंडारी थे, तो उनके प्रोग्राम का भी मैंने एंकरिंग किया था। अभी पिछले साल, 2 साल पहले साहित्य अकादमी का यहाँ अवार्ड फंक्शन था, उसका भी मैंने अवार्ड फंक्शन के लिए एंकरिंग किया था। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इवेंट्स के लिए भी एंकरिंग करता हूँ, और कोई अच्छा। चैनल्स या आ- मीडिया है आप उनके लिए भी करता हूँ।
आपके इस काम में आपकी श्रीमती जी बहुत सहयोग करती हैं। नीलम जी ने भी जी कहा कि आपकी जो पृष्ठभूमि है आपकी और आपकी मैडम की, वो दोनों की विज्ञान का, साइंस की का बैकग्राउंड है, तो उसका जी सही मायने में आपको लाभ तो मिलता ही होगा। हाँ, ज्ञान तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, लाभ तो मिलता ही है। और जब हमें फैकल्टी चूज करनी थी तब ज्यादातर लोग साइंस लेते थे, क्योंकि तब कंप्यूटर भी इतना नहीं आया था। और तब ऐसा था कि साइंस में स्कोप भी ज्यादा होते, हालांकि मेरी रुचि सब में थी। मुझे साहित्य, लेखन, वांचन उस सब में अधिक रुचि थी, पठन पाठन में। लेकिन मैंने साइंस लिया, मेरी वाइफ ने मैथमेटिक्स लिया। तो साइंस का बैकग्राउंड है वो एक अलग नजरिया देता है स्थितियों को समझने के लिए। पत्रकारिता में भी वो उपयोगी रहता है। और दूसरा, मेरा लॉ का भी बैकग्राउंड है। और मेरा मानना है कि सभी नागरिकों को बेसिक कानून के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि वो अपने हक और अपनी ड्यूटीज के बारे में जान सके और बेहतर नागरिक बन सके। कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर हम साइंटिफिक अप्रोच रखें लाइफ में, और हम हमें हमारे कानून के बारे में पता हो, तो काफी सारी सुपरस्टिशन भी दूर हो जाएंगी और एक बेहतर समाज की रचना हो पाएगी सर। बहुत बढ़िया बात कही आपने। नीलम प्रभा जी ने आपके लिए एक प्रस्ताव रखा है। जी नीलम जी प्रभा जी सर। बहुत अच्छी कवयित्री हैं और साहित्यकार हैं। आपसे संबोधित करती हुई नीलम जी लिखती है, आप 2-3 मिनट के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए ना, आग्रह कर रही अवश्य। है आपसे। तो जी, जी जी जी। मैं क्या प्रस्तुत करूं? उनका उनका प्रस्ताव यह है कि आप एक छोटा सा कार्यक्रम 2-3 मिनट का एज एन एंकर जो आप प्रस्तुत करते हैं, उसका कोई नमूना दिखाइए। आपसे आग्रह कर रही है। अच्छा अच्छा। वैसे तो हमारे पास स्क्रिप्ट रहती है जब हम एंकरिंग करते हैं तो, या स्क्रिप्ट नहीं होती है तो वो समसामयिक विषय पर हम करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए लिंक भेज दूंगा। और कभी हम ऐसा प्रोग्राम आपके तत्वावधान में रख भी सकते हैं कि जिसमें मुझे एंकरिंग का भी मौका मिले, या तो हम आपका इंटरव्यू ले हेलो गुजरात के माध्यम से। ऐसा भी हो सकता है। आपके साथ तो इतने सारे सितारे साहित्य के जुड़े हुए हैं, तो उन सबको हमें खुशी होगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आपके वीडियोस और आपके द्वारा हम उनको भी प्रसारित करें और उनको भी लाए, उनका भी हम प्रमोशन करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन उनकी बात रखते हुए एक 2-3 लाइनें, जैसे 26 गणतंत्र दिवस जो हमारा होता है, तो मान लीजिए आप उसकी कमेंट्री कर रहे हैं, तो 2 लाइन में, 2-3 लाइन में उसका वर्णन थोड़ा सा करिए। वो इस तरह से सुनना चाहती हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रोग्राम के आखिर में रखते हैं, उसके पहले मुझे कुछ कहना है आपसे, बताना है। आप जो जी आए थे वो साधना भट्ट जी के प्रोग्राम में आए थे। उसकी अभी अभी हमने किताब उसके बाद निकाली है, वो योगा के ऊपर है। जी ये जी जी जी, योग क्या मुद्रा बात पर है। हमने निकाली है। हाँ, जी योग जी। मुद्रा और प्राणायाम, ये क्या बात ऑनलाइन है। भी उपलब्ध है। और उसके पहले हमने निकाली थी, उनकी प्रकाशित की थी नॉस्टैल्जिया, ये पूरी कलर में है। ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है। नॉस्टैल्जिया साधना जी की इंग्लिश कविताओं का संग्रह है। क्या बात है। और हाँ, इसका यहाँ आईआईएम में लोकार्पण हुआ था। और ये अमीर खुसरो के ऊपर साधना जी ने ये किताब उन्हीं लिखी ने, है, ये तरंग। डॉक्टर हाँ साधना भट्ट जी ने लिखी है। जी जी जी। जी जी जी। तो इसका भी लोकार्पण हमने किया था। और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने लिखी है वो है शिव के ऊपर, जो महाशिवरात्रि जो गई। क्या बात आ, है, क्या बात है, क्या हाँ, बात है। इसमें ये पेपर बैक और हार्ड बाउंड दोनों में वाह अवेलेबल वाह। है। और इसमें जो संस्कृत में स्तोत्र सूक्त मंत्र है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। वाह वाह वाह, ये क्या भी बात है, क्या बात है। ऑनलाइन उपलब्ध है। और एक, ये हमारा गुजरात जो है वो अहिंदी भाषी राज्य है, हमारी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन साधना जी है, डॉक्टर दक्षा जी है, और कई कुछ आपके दर्शक है जो गुजराती होते हुए भी, अहिंदी भाषा भाषी होते हुए भी हिंदी के लिए अच्छा काम करते हैं, हिंदी साहित्य की रचना करते हैं, हिंदी में कविताएं लिखते हैं। ऐसी डॉक्टर दक्षा जोशी जी है। इनकी हमने ये शब्द सलीला, उनकी कविताओं की रचना हमने प्रकाशित की है। और ये क्या बात पीएचडी है। गाइड भी है। 36 से अधिक विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को वो पीएचडी करा चुकी है हिंदी के विषय में। और अलग अलग देशों में जाके भी इन्होंने
हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। और ये कविता की किताब एक है, मैं हूँ निशा, ये निशा सिंघल द्वारा है, ये भी हिंदी क्या में बात है। है, क्या हमने बात है, क्या बात। हमने जी। सबसे ज्यादा हिंदी किताबों का प्रकाशन किया है सर, और अभी कुछ का काम चल भी रहा नहीं, है। ज्ञान विज्ञान दर्शन का आपने काफी पर्याप्त प्रचार प्रसार किया है, इसमें जी कोई संदेह नहीं। अच्छा, आपकी कई आचार्य जी कई विदेश यात्राएं भी रही हैं, और खास जी करके यूनाइटेड नेशंस में आपको इनवाइट किया गया था। क्या जी था वहां पर, इवेंट क्या था? जी। यूनाइटेड नेशंस में जो है स्पाइस, यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहा जाता है कि यूएन इज वर्ल्ड, वो है अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, लेकिन वहां कई सारे देशों के लोग काम करते हैं, और जो डायरेक्ट यूएन में है उसमें कई यूएन जॉब में भारतीय है, लेकिन सारे भारतीय नागरिकता वाले नहीं है। कोई अमेरिकी नागरिक है, कोई कैनेडियन नागरिक है, और भारत के लिए प्रेम रखने वाले लोगों ने वहां भी एक एसोसिएशन यूएन में बनाया है, स्पाइस इंडिया सोसाइटी, यानी इंडिया के कल्चर के प्रमोशन के लिए एक ग्रुप बनाया है। तो उनके द्वारा मुझे और मेरी सिस्टर को इनवाइट किया गया था। मेरी सिस्टर जो है डॉक्टर हेतल आचार्य, वो जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर है और पंचकर्म स्पेशलिस्ट, एमडी आयुर्वेद में किया है। तो उनको इनवाइट किया गया था लेक्चर देने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के ऊपर। तो मुझे भी इनवाइट किया गया था उस प्रोग्राम में, और कवरेज भी हमने किया था कवरेज के लिए। तो पूरा हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के विभिन्न विभागों को हमें दिखाया गया था, और वो एक अच्छा, एक यादगार हमारा विजिट रहा था। सबसे पहले वो हुआ था 2014 में। उसके पहले 2013 में वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन अवार्ड के लिए भी मुझे न्यूयॉर्क में इनवाइट किया गया था। मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, त्रिवेणी आचार्य जी के जीवन के ऊपर, जो रेस्क्यू फाउंडेशन के द्वारा हजारों बच्चों को और लड़कियों को इंडिया में बचाती है, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन से बचाती है, उनको रिहेबिलिटेट करती है, अपने गवर्नमेंट एक्रेडिटेड शेल्टर होम्स में रखती है, और उनके माता पिता चाहे कहीं बंगाल में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल भूटान में हो, कहीं से भी हो, उनके घर तक जाके ढूंढ के ऑफिशियली रिपेट्रिएट भी करती है लड़कियों को। तो उनका काफी चैलेंजिंग काम रहता है। तो उस पर हमने एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसके लिए उनके साथ मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो ऐसे तो प्रोग्राम्स हम बनाते रहते हैं। नहीं, उसका सब उसका उस डॉक्यूमेंट्री का उपयोग कैसे हुआ, और उसका ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो क्या माध्यम रहा उसका? जी, डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग भी होता है, और डॉक्यूमेंट्रीज को हम अलग अलग फेस्टिवल्स में भी भेजते हैं, और उसके एडिटेड अंश जो गाइडलाइंस होती है मीडिया के लिए कि विक्टिम्स का, रेस्क्यूड लोगों का आइडेंटिटी, चेहरा ना दिखाया जाए, इस प्रकार से हम हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी रखते हैं, और यूट्यूब पे भी रखते हैं। मैं आपसे फिर पर्सनली साझा भी कर दूंगा। फिर उसके बाद भी हमने उनके लिए बनाई झाबाला करके, बेबसी से बेमिसाल तक, क्योंकि उनके द्वारा रेस्क्यू की गई कई लड़कियां आज समाज में अपने पैरों पे खड़ी भी है। कोई नर्स बनी है, वो पढ़ाती लिखाती भी है, कोई अच्छा ब्यूटी पार्लर चला है, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कोई जो है वो कोई होटल में जॉब करती है। तो इन सब के केसेस को लेके भी हमने बनाई कि भाई वो उनका पास्ट जो भी रहा हो, संजोग से वो कुछ भी स्थिति में रही हो, लेकिन अब वो कमबैक कैसे लाइफ में करती है और एक नया जीवन शुरू कैसे करती है, उनके ऊपर भी झाबा ला करके हमने बनाई है। ऐसे विषयों पर हम काम करते रहते हैं। आपने पूछा मुझे विदेश के लिए, तो पत्रकार के रूप में पहली बार 2008 में अमेरिका गया था, और तब मेरा जो टास्क था वो वहाँ एक इंडियन न्यूज़पेपर ग्रुप है जिसमें गुजराती अखबार भी है, गुजरात टाइम्स न्यूयॉर्क से निकलता है, और दो उनके इंग्लिश अखबार थे, देशी टॉक और न्यूज इंडिया टाइम्स। तो उसके संपादक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था। तो मैं काफी टाइम मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, मैनहट्टन में ऑफिस था उसका, और वो गुजराती अखबार वहाँ कई सालों से चलता है और पूरे अमेरिका में जाता है, उनकी सब्सक्रिप्शन है ऑल अक्रॉस अमेरिका है। तो हम वहाँ मुझे अच्छा एक्सपोजर भी मिला अपनी इंडियन कम्युनिटी से मिलने का, उनके साथ जुड़ने का, उनके एक्टिविटीज को हाईलाइट करने का।
तो तो इस कुल तरह से मिलाकर अच्छा आपको रहा। आपको तो कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जी। और उसमें खास करके जो लाडली मीडिया अवार्ड है, तो वो किस काम के लिए मिला था आपको? कोई विशेष प्रोजेक्ट था आपका? विशेष प्रोजेक्ट हमारा था जिसमें हमारी टीम और खास करके मेरी वाइफ का भी योगदान था, वो उसके बारे में मिला था। क्योंकि हम जो, जैसे मैंने बोला कि दूरदर्शन पर हमारा प्रोग्राम हम चलाते थे स्लॉट लेके दूरदर्शन से, तो उसमें हम जेंडर सेंसिटिविटी पर भी बात करते थे, जेंडर इश्यूज को भी एड्रेस करते थे। और ऐसा एक स्पेशल प्रोग्राम हमने किया था, जीवो मानव गौरव थी, हमारे दूसरे सपोर्टर्स की हेल्प से, कि जिसमें हर एक एपिसोड में ऐसे डिबेटेबल इश्यूज आते थे, जो चाहे फीमेल फर्टिसाइड पे हो, या महिला के अधिकारों के ऊपर हो, या सामाजिक कुरीतियों कुरीति यानी टैबूज के ऊपर हो, सोशल टैबूज के ऊपर हो, या सुपरस्टिशनल रिमूवल के ऊपर हो। तो उसका हम लीगल साइड और साइंटिफिक साइड भी पेश करते थे, और हर एक के लिए एक रियल केस लेते थे कि पिछले दिनों क्या हमने अखबार में पढ़ा या क्या हुआ। तो हमारी टीम वहां जाती थी, कवरेज करती थी, फिर उस पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेते थे। तो उसमें जो हमने जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी का काम किया, उसके लिए ये अवार्ड जो हर साल दिया जाता है, वो हमें 2012 में मिला था। और उसके कुछ साल बाद मैं उसका ज्यूरी भी बना, उसका भी मौका मिला, और नीलम कुलश्रेष्ठ जी भी उसकी ज्यूरी रह चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लाडली मीडिया जो है, पॉपुलेशन फर्स्ट एनजीओ मुंबई का, उनका मैं उनको भी साधुवाद प्रकट करता हूँ कि मीडिया कर्मी जो है सबको हाईलाइट करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रशस्ति का मौका बहुत कम आता है। तो जो प्रिंट मीडिया के हो, मैगजीन के हो, वेब के हो, या अखबारों के पत्रकार इस फील्ड में काम करते हैं जेंडर के लिए, उन लोगों को ये खास करके दिया जाता है। और ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, लाडली मीडिया अवार्ड। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, समाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके प्रिंट मीडिया का अब प्रभाव उतना नहीं है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव है समाज में। समाज को सही दिशा में ले जाना, समाज को स्वस्थ रखना, समाज को एजुकेट करना। कई कुरीतियां हैं, हमारे सोशल इविल्स हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विशेषकर कितना इसमें योगदान है, उसको सही ढंग से, सही दिशा में, सकारात्मक रूप से किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए मीडिया का। आप चूंकि बहुत एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, आप अभी इस दिशा में बहुत कार्य करना है आपको। तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते क्या दृष्टिकोण है आपका? अब आजकल लोग पढ़ते कम है, देखते ज्यादा है। और खास करके बच्चे, हमारे पास 24 घंटे मोबाइल रहता ही है, तो कंटेंट देखने का रिवाज हो गया है। जब हमें देखना ही है तो क्यों ना उनको प्रॉपर अच्छा या यूजफुल कंटेंट दिया जाए। जैसे हम बच्चों की बात करें, कार्टून देखेंगे, अपने फेवरेट कैरेक्टर के शोज देखेंगे, गेम्स जैसा कुछ देखेंगे, उनकी चॉइस जो है वो देखेंगे। तो हमें जो उनको दिखाना है वो उस माध्यम में भी दिखा सकते हैं। और इसी अंदाज से मेरी वाइफ ने, वो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम मेकर भी है, तो 3D में गणित सिखाने की उसने सीरीज रेडी की है, जो गवर्नमेंट के लिए की थी, और वो टेलीकास्ट भी हो चुके हैं गवर्नमेंट के स्टूडियो के द्वारा। और उसके काफी अच्छे परिणाम रहे, क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने जीनी और मीनी ऐसे दो कार्टून कैरेक्टर्स लिए, दो स्टूडेंट छोटे बच्चे, और दोनों बात करते हैं मैथ्स की कव्वाली, और सॉन्ग भी बीच में आया, तो उसमें सारे सिद्धांत भी आ जाते हैं। तो उसके लिए भी उसको सम्मान मिला बाद में। तो इस टाइप के इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरा, अच्छा कंटेंट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज बेहतरी के लिए करना है, बेटरमेंट के लिए करना है, डेवलपमेंट के लिए करना है, तो आपके और मेरे जैसे अच्छे कंटेंट बनाने वाले को भी प्रमोट करना चाहिए। ये समाज बहुत का भी जरूरी है। दायित्व है, जी जी। और सरकार का भी दायित्व है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो सबका नुकसान होगा। जहां जब कोई, हम देखते हैं कि कोई एक आदमी जो है अच्छी तरह से ड्यूटी करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, बेस्ट सर्विस देता है, तो क्यों ना उसको एक बार कहा जाए कि
तू बहुत अच्छा काम कर रही है या कर रहा है, तो उसका हौसला बढ़ेगा और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिविटी ऐसी चीजों से ही बढ़ती है, और ये बात जब तक सोसाइटी समझेगी तब उसका ही फायदा होगा। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया का एक इमीडिएट इंस्टेंट जो कहते हैं ना कि प्रभाव पड़ता है। पढ़ने के बाद आप पुस्तकें पढ़ते हैं, आप समाचार पत्रिकाएं, पत्र, तब न्यूज़पेपर्स तक तो पढ़ते हैं, जजमेंट हो चुका तो होता है। उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका तो एकदम तुरंत उसका प्रभाव आ जाता है हमारे सामने। तो इसलिए आजकल की सोसाइटी में जहाँ जितने भी ये एकदम विषमताएं हैं, आजकल की सोसाइटी में जितने बहुत ही गलत चीजें हो रही है, उनको शुद्ध करने के लिए, उनको परिष्कृत करने के लिए मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो आप देखिए, पहले हम सिनेमा में जाते थे, फिल्में देखते थे, उसका एक अपना अलग प्रभाव होता था। आजकल जो मोबाइल पे या आपके सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है या डिफरेंट यूट्यूब है, फेसबुक है, तो सब कंटेंट आप उसको आप पहुंच सकते हैं वहां पर। तो आपके पास तो विकल्प बहुत है ना, बहुत सारा है। तो इस दिशा में यूथ को खास करके एजुकेट करने के लिए सोशल मीडिया की मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये असर भी दिमाग को ज्यादा करता है क्योंकि ऑडियो विजुअल देखते हैं हम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सच क्या है गलत क्या है उसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है, क्योंकि ये दायित्व वाला मीडिया है। क्योंकि आप मीडिया पैरेलल ट्रायल भी देखते हैं, आज एक किस्सा हुआ तो वो कल उसमें अखबार में आएगा, उसका एनालिसिस करके, या एक महीने बाद कोर्ट में आएगा कि एक्चुअल क्या हुआ। तो उसके पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको जजमेंटल बना देगा कि ये यही अपराधी होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हुआ होगा। तो ये फेक न्यूज इसी कारण से वो बढ़ते रहते हैं ना। तो ये इसमें दायित्व भी होना चाहिए, और इसीलिए मात्र सोशल मीडिया के समाचार पर आधारित हम नहीं रह सकते। अनुभवी पत्रकार या मीडिया कर्मी उससे जुड़े होते हैं, तभी वो वैलिड, मान्य या एक्रेडिटेड न्यूज होता है कि जिसपे भरोसा किया जा सके। बार बार फैक्ट चेक इसीलिए करना पड़ता है कि ये तो एक ओपन सोर्स समंदर है, इसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें एजेंडा, प्रोपेगेंडा भी आ सकता है। और मुझे कहते हुए ये भी खुशी होती है कि प्रिंट मीडिया का महत्व एकदम बंद नहीं हुआ हो गया है। हमारी एक मुंबई से रचनाकार है रीमा जी, उनके एक मित्र की अभी किताब आई है, तो उन्होंने मुझे समीक्षा भेजी कि मैंने समीक्षा लिखी है, कल मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी समीक्षा लिखी है। सूरज प्रकाश जी की किताब आई है। तो मैंने बोला ये इसको आपको छपवाना चाहिए। तो उसने बोला हाँ मुझे छपवाना है, कोई अखबार में छप सकती है? मतलब हमारी चैनल पर भी छप सकती है। तो उन्हें चैनल पर तो आपको छापनी है, लेकिन अखबार में छपे तो बात बन जाएगी। तो आज भी कुछ लोग हैं, खास करके हमारे जैसे लोग भी है, कि जो चाहते कि अखबार में भी छपे, क्योंकि अखबार का अपना एक अलग महत्व भी है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अखबार का आप कटिंग रख सकते हो, फाइल कर सकते हो, तो वो प्रेजेंट कर रिकॉर्ड्स सकते में हो, रहता तो है ना, आपके पास रिकॉर्ड रहता है रिकॉर्ड में उसका। रहता है। जी जी जी। और सभी, यानी सबके प्लस माइनस है सभी मीडिया के। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम बंद कभी हो जाएगा। जैसे टीवी आया तो रेडियो भी चल ही रहा है, अलग फॉर्मेट में चल रहा है, एफएम में। लेकिन सभी मीडियम के अपने अपने विशेषताएं और अपनी अपनी लघुताएं हैं। तो आपको लग नहीं रहा, अब आप हेलो गुजरात चैनल भी चला रहे हैं, आपको जी लग नहीं रहा कि कोई छोटा मोटा एक एफएम रेडियो भी आप, क्योंकि आपका मैंने देखा काम तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, तो कोई जी, एफएम रेडियो इत्यादि उसका भी कुछ प्रावधान आपने रखा है क्या? मुझे अच्छा लगेगा अगर वो करने को मिले, एकोस्टिक स्टूडियो, और उसका जो परमिशन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, और आप जैसे लोग अगर मेरे साथ है, आशीर्वाद है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि काम बढ़ा देने से प्रगति नहीं होती। आरओआई, उसका आउटपुट, प्रॉफिट कितना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार 25 लोगों को रख के आप जो काम करते हो, उसमें जो आप कमाते हो वो सब तो उसकी सैलरी देने में ही चला जाता है। वो अच्छी बात है, 25 लोग आपके द्वारा सस्टेन होते हैं, लेकिन अगर वो 10 लोग रख के आप थोड़ा काम कम करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा।
बिजनेस में ऐसा भी होता है, तो उसका एक बिजनेस मॉडल सोच के वो कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसे कई अच्छे लोग मीडिया के, साहित्य के जुड़े हुए हैं, जो ऐसे रेडियो को अच्छी तरह से कुछ घंटों के लिए, पूरा दिन या 24 घंटे के लिए चला भी सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो का विकसित देशों में काफी महत्व है, कई सारी संस्थाएं चलाती है और ये इफेक्टिव भी रहता है। उसी दृष्टिकोण से मैंने तो हम बात कही है, सोच जो सकते हैं इसके बारे में। सामुदायिक रेडियो होता है, इसका हम काफी ओपन प्रभाव है। रहता है ना? क्योंकि हाँ, टीवी देखते हुए आप कोई काम नहीं काम कर नहीं कर सकते, सकते, आपको तो सामने बैठना देखना है। लेकिन रेडियो ड्राइव नहीं सुनते कर हुए सकते। आप, रेडियो जी, आपको एजुकेट भी करता है, आपको संगीत भी देता है, आपका मनोरंजन भी करता है, और साइमल्टेनियसली साथ साथ में आप और काम भी करते रहते हैं। तो और जो कम्युनिटी रेडियो का की उसकी जो भूमिका है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिशा में मेरा ये प्रश्न था, मेरी जिज्ञासा थी। जी, लेकिन जी, जी, आपका भी बिल्कुल सही है सही। कि काम ज्यादा बढ़ाने से उसका फायदा उतना नहीं होता है जितना कि आप एक पर्टिकुलर दिशा में आप आउटपुट ले कंसंट्रेट सको। करेंगे। और जी जी, यस। तो बहुत बड़ी। अच्छा, आपने अब इतने काम तो किए हैं, आपने पत्रकारिता भी की है, एंकर भी रहे हैं, अब मीडिया कर्मी भी है, टेलीविजन भी चलाते हैं, और साथ में संगीत का भी शौक रखा होगा आपने। संगीत सुनने का शौक है। बचपन में मैंने संगीत की इंस्ट्रूमेंटल की एक दो एग्जाम पास की थी। जैसे सब कुछ करने में मेरी रुचि थी, संस्कृत भी पढ़ो, ये पढ़ो, फिजिकल फिटनेस, तो वो मैंने किया था। तो संगीत का मैं सुनने का शौकीन हूँ, और आई कैन एंजॉय ऑल काइंड ऑफ संगीत। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्लासिकल भी अच्छा लगता है, वेस्टर्न भी अच्छा लगता है, आजकल के बच्चों के गाने भी मुझे अच्छे लगते हैं। हर एक जॉनर के, हिप हॉप हो या फिल्मी गीत हो, तो मुझे पसंद आता है। पिछले दिनों से मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, और कोविड में मैं काफी टाइम दे सका। वैसे मेरी रुचि पहले से थी, मैं तो मैं मैं अपार्ट उसी विषय पर आना चाह रहा था, तो आपने खुद बात छेड़ दी। हाँ, बताइए, क्या कारण है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों में। क्यों उसमें आपकी रुचि पैदा हुई, हाँ, ज्योतिष पढ़ने में? हाँ, कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं बनती रही है जीवन में, और कई चीजें ऐसी भी होती है कि जिनका हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिलता कि ऐसा क्यों। कभी हम मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसा होता है, हम प्लान कुछ करते हैं, कभी उससे भी अच्छा हो जाता है, कभी वो डिस्पोज भी हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में भी जानना चाहिए, और मैंने कई ज्योतिषियों के भी इंटरव्यू लिए हैं, कई ज्योतिष और स्पिरिचुअल इवेंट में भी हम मीडिया पार्टनर बने हैं। तो मैंने, जैसे कि एक सवाल है, कोई भी किसी का भी गाइडेंस का एक सवाल है, वो 10 एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो एक ही जवाब आएगा। वो 10 विधाओं से पूछेंगे, न्यूमेरोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, फेस रीडिंग है, उन सब से पूछेंगे तो भी करीब करीब समान ही उसका उत्तर आएगा। तो मेरे तो कई सारे मित्र भी थे, और उनकी भी प्रेरणा मिली, तो मैंने ऑफिशियल उसका स्टडी भी किया। मेरी डिग्री भी आ गई 3 साल पहले। मैं प्रोफेशनल इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ग्रहों की गति का क्या असर हो सकता है, और उसका फिर मैं नक्षत्रों का क्या असर होता है, उसका मैं फिर टेस्ट आकलन भी करता हूँ कि भाई ये राशि परिवर्तन हुआ है, तो उसका अंदाजा ये है कि ये प्रेडिक्शन है। अब 6 महीने बाद फिर रियलिटी चेक करो कि उसमें वाकई क्या हुआ था। आपको मान जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसी घटनाएं जो एक्ट ऑफ गॉड कहा जा सकता है, उसके भी कुछ लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे। जैसे अभी अभी कोरोना आया, तो हम्म। कोरोना जब स्प्रेड होने लगा, उसके 2 महीने पहले मैंने वीडियो देखा था एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर का। उन्होंने स्पेसिफिक कहा था कि वर्ल्ड वॉर जैसे हालात होंगे। वो उतने नतीजे पर नहीं, उसमें प्रेडिक्शन का अंदाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ग्रहों की स्थिति आप देख लेते हो, तो आपको पता चलेगा कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। फिर क्या बुरा आज के समय में हो सकता है, उसका आकलन आपको अपने बुद्धि के अनुसार करना होता है। उसमें आपकी बुद्धि और आपका आउटलुक काम में आता है। तो वो वहां तक प्रेडिक्ट कर पाए कि पूरे विश्व में सब बंद हो जाएगा, लोग दुखी होंगे, मरेंगे, और वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो जाएंगे, और उसकी शुरुआत चाइना से होगी, यहां तक वो पहुंच गए थे। लेकिन ये पेंडेमिक से ही होगा इतना कंफर्म नहीं कर पाए थे। उनका ऐसा मानना था कि चाइना कुछ एग्रेशन करेगा, उस वक्त ताइवान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ताइवान में वॉर हो सकती है, या कुछ भी ऐसा होगा चाइना के द्वारा कि जिससे पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर क्या हुआ हमने देखा। इसी तरह से 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयावह भूकंप आया था।
में भी उसका सैंपल था। 25,000 लोग कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद में टोटल उसमें जान हानि हुई थी, मर गए थे। उसका प्रेडिक्शन किया था एस्ट्रोलॉजर ने, और वो अखबार में भी छपा था, और वो प्रेडिक्शन उसने डे और टाइम के साथ किया था। टाइम में थोड़ा ही फर्क था, लेकिन वो डेट के साथ किया था कि इस दिन को, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल में अलग अलग ब्रांचेस है, इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस में भी ब्रांचेस है कि भाई आप हवामान और आबोहवा के लिए आप प्रेडिक्शन करते हो, आप ह्यूमंस के लिए करते हो, एनिमल्स के लिए करते हो, आप इवेंट्स के लिए करते हो। कई सारी उसमें भी ब्रांचेस है कि आप किस में स्पेशलाइज हो। तो ऐसे कुछ मैंने हाथ से देखे, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें इसके पीछे कुछ काम तो होता ही है, कुछ ना कुछ इसमें साइंस तो है ही। और एज अ साइंस स्टूडेंट भी मैंने सोचा कि हजारों साल पहले से हमें पता है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, हजारों साल बाद कब चंद्र ग्रहण होने वाला था, महाभारत के टाइम में भी कब सूर्य ग्रहण हुआ था, वो हम 20 रुपए का 50 रुपए का पंचांग देख के भी बता सकते हैं। तो ये तो प्योर एस्ट्रोलॉजी है। पृथ्वी की गति नहीं, इस वक्त मंगल की गति क्या है, बुध की गति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है ब्रह्मांड में, वो सब हम जान सकते हैं इस विद्या के कारण। और इसीलिए शायद इसको वेद का हिस्सा माना गया है, ज्योतिष को। ज्योतिष के अभ्यास के बिना वेद का अभ्यास संपूर्ण नहीं होता। जिस तरह से आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया, इसीलिए इसको वेदों में ही स्थान दिया गया है ज्योतिष के दिया अभ्यास गया। को। जी 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 तो जी। मैं इसीलिए कुतूहल भी था और जानने की जिज्ञासा भी थी और परंपरा भी थी, क्योंकि कई सारे लोग हमारे व्यापक परिवार से भी इसमें श्रद्धा रखते और जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, तो इसके बारे में, ये तो क्या है कि लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, चलता ही रहता है, मैं अपडेट होता रहता हूँ और हमारे मित्रों से साझा भी करते रहता हूँ कि ऐसा है, और अभी किसी को गाइड भी हम कर सकते हैं कि भाई ऐसा ये चल तो रहा है। आचार्य जी एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको निरंतर जितना प्रक्रिया, भी रोज आप एंट्रीज होते पढ़ेंगे रहते हैं। चलते रहेंगे। अच्छा, और क्या रुचियां रही हैं आपका? मतलब जो आप काम कर रहे हैं, ये तो रोजी रोटी के लिए भी करते हैं और आपकी आपकी अपनी आवश्यकताएं भी हैं, और इसके जी, अतिरिक्त क्या है? आप और भी कोई रुचि? इसके अतिरिक्त लोगों को हेल्पफुल क्योंकि होना, समाज जी जी। सेवा, वो मेरी हमेशा से रुचि हुई रही है। और इसीलिए मैं मेरी कैरियर में भी कई सारे एनजीओ से जुड़ा हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात स्टेट ब्रांच में भी मैंने सेवाएं दी, उनके लिए प्रोग्राम्स, थैलेसेमिया रिमूवल का प्रोग्राम का कैंपेन हमने किया था। थैलेसेमिया और सीकल सेल जो है वो हीमोग्लोबिनोपैथिक डिजीजेस है जो जन्म जाता है। तो जी हमने जी जी। अवेयरनेस के लिए कैंपेन किया था, और इसमें मैंने ज्योतिषियों को भी जोड़ा था, क्योंकि थैलेसेमिया तब रुक सकता है जब दो थैलेसेमिया माइनर लड़का लड़की शादी न करे। अब पता ही नहीं होता कि हम्म। थैलेसेमिक हूँ, कोई पता चल जाए तो शादी ना करे। अच्छा, शादी हो गई है तो बच्चा पैदा ना करे, क्योंकि वो थैलेसेमिया मेजर होगा तो उसको लगातार खून हर 15 दिन में चढ़ाते रहना पड़ेगा, उसको डेस्फेरल के इंजेक्शन, साइड इफेक्ट के लिए सब दवाइयां चलेगी, तो भी वो कितना साल जिएगा उस वो निश्चित नहीं है। या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, वो ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, तो पूरा खून का प्रोडक्शन की क्वालिटी बदल जाएगी। तो अवेयरनेस ही बेस्ट पार्ट है इसका। तो उसके लिए हमने कैंपेन किया था कि शादी के वक्त कुंडली मिलाने से पहले थैलेसेमिया कुंडली भी मिला लो। तो यानी एक दूसरे को मेडिकल रिपोर्ट भी थैलेसेमिया टेस्ट करा के दिखा दो कि भाई एक है नॉर्मल, एक थैलेसेमिक है तो चलेगा, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। और ये काफी अच्छा रहा। और शादी के लिए हमारे समाज में सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम गुण मिलाने के लिए? एस्ट्रोलॉजर के पास। तो मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर को भी इसमें एक प्रोग्राम करके जोड़ा था, रेड क्रॉस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि भाई सभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि हमारे पास जो भी आएंगे हमारे क्लाइंट, उनको हम ये नसीहत देंगे कि कुंडली जैसे मिलाने आए हो ऐसे ही आप थैलेसेमिया टेस्ट भी करवा लो। और ये हमारे और लोगों के इन सब निरंतर प्रयासों से कई सारे संभवित थैलेसेमिक बच्चों के जन्म रोकने में सफलता मिली है, उसकी मुझे खुशी है। और अभी मतलब तो प्री मतलब नेटल इस तरह। डायग्नोसिस भी अवेलेबल है। मान लो कि किसी को पता नहीं रहा, शादी भी कर ली, बच्चा भी गर्भ में आ गया, तो गर्भस्थ शिशु का परीक्षण भी अभी संभव है, कई शहरों में होता है, गुजरात में भी होता है, कि उसके फीटस को भी चेक कर सकते हैं कि ये थैलेसेमिक है कि नहीं। जी। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस विषय पर
लोगों को जितना बताया जाए, समाज में ये शिक्षा दी जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। तो लोगों को जी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बात करते-करते समय इतना निकल गया कि मन करता और बातें करें। कुछ और कोई बात जो आप अंत में कहना चाहते हैं, जो अभी जी इसमें कवर नहीं हो पाया? अंत में हमारा इनिशिएटिव है गौ सेवक, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमने यहाँ अहमदाबाद से 6 किलोमीटर दूर आश्रम बना है, नंदिनी आश्रम गौशाला। वहाँ हम देसी गाय की सेवा करते हैं और अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि जो आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में गौ के दूध पंचगव्य का फायदा बताया गया है, वो देसी गाय जिसमें हम्प है ऐसी गाय का ही है। जर्सी गाय के दूध का आपको मेडिसिनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम काम करते हैं और वहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि वहाँ हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बायोगैस प्लांट है, सोलार प्लांट है, 7 एकड़ की भूमि में अभी निवासी कुटीरों का निर्माण हो रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, यज्ञशाला बनाई है, कोई भी आके वहाँ एक्टिविटी कर सकता है, कुछ रिचुअल्स कर सकता है। मैं तो स्टूडेंट्स को, मेरे विदेशी मेहमान आते हैं उनको भी वहाँ ले जाता हूँ और अपनी संस्कृति से अवगत करता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि भी हमें भी गौ सेवा करनी है, गाय रखनी है, लेकिन हम तो 2 रूम के फ्लैट में रहते हैं, कैसे करें? तो हमने उनके लिए भी एक स्कीम बनाई है कि एडॉप्ट अ काउ। हमारा 1 महीने का एक गाय का खर्च 7,000 है, 1 वीक का 1700-1800 जितना है। तो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं हमें और आप आनंद ले सकते हैं गौ सेवा का। कभी हमारी विजिट करें तो काउ कडलिंग कर सकते हैं। विदेशों में तो साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं मेंटल पेशेंट को कि आप काउ कडलिंग करो, गाय को जाके मिलो, गाय को गले लगाओ, 2-4 घंटे क्या गाय के बात है! साथ क्या बात है! क्या व्यतीत बात करो। है! उनका चार्ज लेता है गाय का मालिक। तो आप गौ माता की पूजा करो और हम वीकेंड में या फेस्टिवल में हमारे आश्रम में आके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ये भी एक हमने शुरू किया है, तो ये भी मुझे आपको बताना था। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सारे मित्र अभी भी लगातार जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा, कमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं आचार्य जी। मुझे बाद सुनने में में खुशी आप होगी। कार्यक्रम के आप बाद में सुनाइए। आपको कमेंट्स देखिए, एक तो इसको ठीक है सर, आज के कार्यक्रम को शेयर करिए अपने फेसबुक पर, ताकि मैं करता हूँ। और मित्र देख सकें, और जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उन पर, और कमेंट्स राइट। का आप जवाब भी दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मित्र हमारे जुड़े हुए थे। उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हमारे जो भी मित्र जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारा मंच भी आपके लिए हेलो गुजरात का ओपन है, आप हमारे मंच पर भी आइए। और आज किसी के पास समय नहीं है, और साहित्य में तो वही लोग जुड़ते हैं कि जिनको इसमें कविता में, लेखनी में रुचि है। तो मैं आप सबको विशेष धन्यवाद प्रकट करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं रैना साहब आपका व्यक्त करता हूं कि आपने सबको जोड़ के रखा और मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं खुलकर अपनी बात आपके मंच पे, रचना धर्मिता पे बता सकूं। ये मेरे लिए फिर से कहता हूं कि सौभाग्य की बात है और ये एक यादगार मुलाकात रहेगी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। मुझे मालूम है आप काफी व्यस्त रहते हैं, आपने काम इतना रखा है सामने कि जिसको अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, और उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े, और आपके बहाने बहुत सारे मित्र मेरे साथ जुड़े, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर ने चाहा फिर मिलेंगे, फिर बातचीत सर। करेंगे और अन्य विषयों पर। विषयों की कमी नहीं है, बस आपकी उपलब्धता होनी चाहिए। आप उपलब्ध हो जाइए, फिर बातचीत करेंगे। बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। मित्रों। आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित थे अहमदाबाद से श्री सरस्वती चंद्र आचार्य, पत्रकार, लेखक, फिल्म मेकर और हेलो गुजरात के संस्थापक। उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और इसके अतिरिक्त जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार मेरा प्रोत्साहन करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। इसी बहाने हमारी मुलाकात होती रहेगी और कार्यक्रम भी हमारे होते रहेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए